नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दीपिका। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार। सीएम ने फिजिशियन के डॉक्टर एनएस बिष्ट का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम को हल्की खांसी और कोई लक्षण नहीं है। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दी जा रही है दवाइयां। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम को हल्की खांसी और कोई लक्षण नहीं है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हेल्थ अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां सीएम को दी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार है और उनको एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही है। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का बयान आया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार आया है। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का बड़ा बयान आया है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है। सीएम को हल्की खांसी और कोई लक्षण नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार आया है। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का बयान आया है। उन्हें खांसी और कोई और लक्षण नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया। कोरोना संक्रमित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्नी और बेटी समेत दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री की हालत पूरी तरह से सामान्य बताई है। एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री एक हफ्ते तक एम्स में स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। हालांकि सीएम के जो डॉक्टर है, फिजिशियन डॉक्टर, उन्होंने भी कहा है कि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश से जो है दुआएं की जा रही है। जल्द ही स्वास्थ्य उनका ठीक हो, जिसको लेकर सुंदरकांड का पाठ किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से कल जहां उन्हें दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। इस प्रदेश और समाज को जल्द ही मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की उम्मीद है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर काम पर लौटे। तो पूर्व सीएम ने भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में उनका उपचार चल रहा है। उनकी बेटी और पत्नी हालांकि जो है दिल्ली के एम्स में उपचाराधीन है और हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनके स्वास्थ्य में फिलहाल सुधार है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की पहल रंग लाई है। उत्तराखंड को मिली 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। कोटद्वार दिल्ली और टनकपुर दिल्ली के बीच दौड़ेगी ट्रेन। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल का अनिल बलूनी ने धन्यवाद किया है। उत्तराखंड को मिली शताब्दी एक्सप्रेस, कोटद्वार दिल्ली और टनकपुर दिल्ली के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल का अनिल बलूनी ने धन्यवाद किया है। उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात मिली है। 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, जिसका रेल मंत्री पीयूष गोयल ने, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। लंबे समय से कोशिश कर रहे थे सांसद अनिल बलूनी और फाइनली उनकी मेहनत जो है रंग लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का अनिल बलूनी ने आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड को 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और उनकी मेहनत आखिरकार रंग लेकर आई है। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी के कई विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के जिन जिम्मेदार नेताओं के ऊपर पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी है, वो पार्टी
तो संभाल नहीं पा रही है, तो बिखराव की स्थिति कांग्रेस में होती जा रही है। लेकिन मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है और बीजेपी का कोई भी विधायक या नेता कहीं नहीं जाने वाला है। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले जो है सियासत अपने चरम पर दिखाई दे रही है। नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश ने जो है पलटवार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप नेता और संगरूर पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान ने अपने उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर एक रैली में काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान न्याय यात्रा के काफिले के साथ काशीपुर की नवीन अनाज मंडी में आयोजित जनसभा में शिरकत की और लोगों को अपने निराले अंदाज में संबोधित किया। जनसभा में एकत्र भारी आप कार्यकर्ताओं और जनता से मुखातिब होते ही मान ने प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार का घड़ा है और कहा कि किसानों के गले पर तलवार तानकर बीजेपी ने अपना भ्रष्टाचार का घड़ा भर दिया है और इसको अब फोड़ने का वक्त आ गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अडानी अंबानी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, पर किसी के कफन पर जेब नहीं होती। तो अपने एक निराले अंदाज में पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने काशीपुर में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और अब बीजेपी के पाप का घड़ा जो है भर चुका है, जल्दी इसको फोड़ने का वक्त आएगा। दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों की गिनती में किसान, उनके बेटे, उनके परिवार बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जी तीनों काले कानून जो हैं वो वापस ले लो। हम अच्छी खेती कर रहे हैं, हमें आप कृपया हमारी ज़मीन जो है वो पूंजीपतियों के हाथों मत दो। हमसे ज़मीन छीन कर हमारा जो खेती है उसको गुरु नानक देव जी ने उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखिद्ध चाकरी, मतलब खेती को उत्तम दर्जा दिया है। गुरु साहब ने खुद भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी 16 साल के लगभग करतारपुर में खेती करके दी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को ज्योतिरामठ पीठ के शंकराचार्य बनने पर 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मठ द्वारा स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव मनाया जा रहा है। हरिद्वार के कर्नल शंकराचार्य मठ में स्वर्ण ज्योति महोत्सव को लेकर संतों की बैठक आयोजित की गई। शंकराचार्य जी के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने के सानिध्य में हुई इस बैठक में गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा बताया गया कि गुरुजी के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने पर 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पीठ द्वारा स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव मनाया जा रहा है। सभी शिष्यों और अनुयायियों को इकट्ठा की गई और इस कार्यक्रम में उनके यहाँ पर संपन्न हुआ, जो देखते ही ये तय हुआ कि देश भर में अगले 2 सालों तक 50 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये बैठक पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त होने के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। एक गढ़वाल मंडल में ज्योतिर्मठ में हो गया है, कुमाऊं मंडल में भी होना चाहिए, तो नैनीताल के लिए लोग कह रहे हैं, और हरिद्वार धर्म राजधानी है। नहीं, ये कार्यक्रम हर द्वादशी को, प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किसी न किसी एक जगह पर स्वर्ण ज्योति महोत्सव के आयोजन के बैनर तले होगा। इसमें एक तो ज्योतिर्मठ का क्या योगदान है, सनातन धर्म क्या है, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का क्या योगदान है, इन विषयों पर चर्चा होगी। लोग अपने अनुभव करेंगे। देश के पहले पोलिनेटर पार्क ने उत्तराखंड में आकार ले लिया है। हल्द्वानी में 4 एकड़ में फैले इस पार्क को वन अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इसमें मधुमक्खियों से लेकर पक्षियों तक की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। ये पॉलिनेटर में सहायक होती है। वन अनुसंधान केंद्र के मुताबिक देश में अभी तक कहीं भी
परागकण पार्क या बगीचा आदि तैयार नहीं किया गया है। जागरूकता की कमी के कारण शायद ऐसा है। अमेरिका जैसे देश में जगह जगह परागकण पार्क और गार्डन बनाए जा रहे हैं। वहीं संसद ने इसके लेकर बाकायदा कानून भी बनाया है। हल्द्वानी के पॉलिनेटर पार्क में पूरा वातावरण बनाया गया है, जिसमें मधुमक्खियां, तितलियां, छोटे कीड़े, पौधे, पक्षी और परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर वानस्पतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसके लिए पार्क में जगह जगह पर जल कुंड बनाए गए हैं, चिड़ियाओं के घोंसले रखे गए हैं, जामुन, नीम और सेमल प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं और इसके साथ ही इससे संबंधित जानकारी डिस्प्ले बोर्ड और दूसरे कलाकृतियों के माध्यम से दी गई है। तो देश का पहला जो है पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनना जा रहा है। 4 एकड़ की जमीन में बनाया गया ये पार्क में जगह जगह पर जल कुंड है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए ये अपने आप में बड़ी बात है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनकर तैयार हो चुका है। उधर रुड़की ITI के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया गया है जो आगामी कुंभ के आयोजन में काफी कारगर साबित होगा। दरअसल इन दिनों कोरोना काल के चलते सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रण करना है, जिसको लेकर शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। आगामी वर्ष में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन शुरू किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में भीड़ के पहुंचने का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। कुंभ मेले के दौरान भीड़ को कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए IIT रुड़की द्वारा बनाया गया ट्रैकर नामक ऐप बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो महाकुंभ की तैयारी अभी से ही जोरों से चल रही है, जिसको लेकर IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिससे भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है। ट्रैकर 24 है। इसके अंदर किसी भी आदमी की लोकेशन कहीं पे भी हो, मतलब ज़रूरी नहीं मेला एरिया में, मेला एरिया के बाहर हो, सब उसकी लोकेशन आ जाएगी और किसी भी टाइम पे कितने लोग कहाँ पे हो सकते हैं। इस ऐप में फ़ोन के साथ आदमी को रजिस्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद इंडिविजुअल आदमी कहीं भी जाता है, किसी भी एरिया में जाता है तो मैप पे उसकी लोकेशन आ सकती है। साथ में आप पता करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन जैसे हर की पैड़ी पे एक टाइम में कितने आदमी हैं, तो इमीडिएटली किसी भी टाइम में वो बता देगा कि कितने आदमी। साल के आखिरी दिन के मौके पर होटल्स और रिजॉर्ट में पार्टी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नैनीताल पुलिस बिना परमिशन के होटल्स और रिजॉर्ट में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी ऐसे स्थान जहां पर 31 के आयोजन किए जाते हैं उन्हें पहले से ही सूचना दे दी गई है कि कोविड-19 के व्यापक प्रकोप को देखते हुए 31 की पार्टी या गैदरिंग समारोह का आयोजन न किया जाए। अगर उनके बावजूद भी कई होटल्स रिजॉर्ट में इस तरह का आयोजन की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि नैनीताल पुलिस जो है पहले से एक्टिव मोड में आ चुकी है। 31 को अगर बिना परमिशन के पार्टी की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं लाल कुआं की, जहां पर परिवहन निगम द्वारा चालू की गई लाल कुआं टू दिल्ली बस सर्विस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लाल कुआं तहसील मुख्यालय होने के बाद भी आज तक क्षेत्र में बस स्टैंड न होने की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को बसों के लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर परिवहन निगम ने बस सेवा चालू कर क्षेत्रवासियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामा मिश्रा ने लाल कुआं नगर ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में देखा जाता है। करीब 3 लाख की आबादी वाला ये नगर आज भी मौलिक सुविधाओं से वंचित है। हजारों यात्रियों को प्रतिदिन सड़क पर के किनारे धूप, बरसात और हाथ कपा देने वाली ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है। तो लाल कुआं से दिल्ली के बीच जो बस सेवा शुरू हुई उसको लेकर जो है राजनीति शुरू हो गई है। तहसील मुख्यालय में होने वाले क्षेत्र में बस स्टैंड नहीं है, जिससे राहगीरों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। देहरादून में बढ़ती महंगाई से परेशान आम जनता के लिए देहरादून निवासी रिसर्च वैज्ञानिक अमय प्रसाद ने नई मिसाल पेश की है।
दरअसल सौम्या प्रसाद पिछले 3 सालों से बिजली या पानी के बिना ही बिल के टेंशन से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। सब्जियों को खरीदने के लिए वो बाजार भी नहीं जाती है। इसके लिए उन्होंने घर पे ही जैविक खेती का उत्पादन किया है, जिससे उन्हें पौष्टिक सब्जियों के साथ ही महंगी सब्जी से निजात मिल सकती है। यही नहीं, सौम्या बारिश के पानी और धूप का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। सौम्या ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं और सोलर ऊर्जा से वो अपने घर की बिजली की खपत को पूरा करती है। और बारिश के पानी के लिए भी उन्होंने 20 फीट का गड्ढा घर में ही बनाया है, जिससे वर्षा जल संरक्षित होकर इसका इस्तेमाल पीने के पानी और घर के दूसरे कामों में किया जाता है। 40 साल की सौम्या बताती हैं कि कई पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने में उनकी गहरी रुचि है। इसके लिए वो अपने परवरिश को मानती है। तो बढ़ती महंगाई के बीच देहरादून की सौम्या ने एक मिसाल पेश की है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पे 7 लोगों को सैंपल जो है पुणे भेज दिए गए हैं। ब्रिटेन से लौटे थे ये सभी 7 लोग। संक्रमित पाए जाने पर इनके सैंपल्स जो है भेजे गए हैं। 5 देहरादून, 1 उधम सिंह नगर और 1 नैनीताल जिले से है। जांच रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का कोहराम जो है जारी है। इसी बीच एक कोरोना के नए रूप ने सबको डरा दिया है। आपको बता दें कि हालांकि ये जो 7 लोग हैं ब्रिटेन से आए हैं, एहतियात के तौर पर इनके सैंपल्स जो है पुणे भेज दिए गए। स्वास्थ्य विभाग इनके रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। नए साल के जश्न को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना कर दिया है। सिर्फ अपने निजी स्थान पर लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 100 लोगों से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। यही नहीं, जो हुदगट काटने वालों और शराब पीकर रफ ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस पर उनकी जो है पैनी नजर रहेगी। तो नए साल पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करना जो है भारी पड़ सकता है। उधम सिंह नगर जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की है। उन गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर कार्रवाई सख्त होगी। इसमें हम जितनी भी जहाँ भी, पहली बात तो हम मेरी जानकारी में नहीं है कहीं मतलब उधम सिंह नगर में इसका आयोजन हो रहा है। और हम मीटिंग कर रहे हैं सभी थाना स्तर, सभी एसओज, सारे सीओज, जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो रहा हो वहाँ जानकारी कर रहे हैं। उनको स्पष्ट रूप से कोविड के जो के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहला बात तो यह है कि ये ना हो कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम ना हो। पहला हमारा प्रयास रहेगा, अगर कोई आयोजन करता है तो उसको जो कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम 100 लोग रह सकते हैं। उसमें भी जो है आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क धारण करने का है, और जो अन्य इसके अलावा जो अन्य जो सावधानियां हैं उसको अपनाते हुए अगर कोई करता है तो उसमें इसको विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा प्रथम तो यही उद्देश्य, यही हमारा प्रयास है कि इस तरह का कोई आयोजन हो ही नहीं। इसको अगर कोई आयोजन करना अपने घर के स्तर पर कर ले, परिवार के स्तर पर कर ले, लेकिन ये समूह में। दूसरा इसमें एक ये भी होता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं ये शराब वराब पी करके हुड़दंगबाजी करते हैं, उससे भी जो है उसमें भी कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।